हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू द सेशन। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन में। आज मेरे पास इस क्लास में हम सेंट्रल सेल्स टैक्स के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जनरल एंट्रीज का। क्या बोला मैंने अभी? सेंट्रल सेल्स टैक्स ये होता क्या है इसे भी समझेंगे, है ना। और इसके रिगार्डिंग एक पूरा क्वेश्चन है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री से। देखिए, हमें सीखना ऐसे है, अपने कंसेप्ट को डेवलप करना है, चाहे किसी भी बुक का क्वेश्चन हो, चाहे आप बना रहे हैं सपोज डी.के. गोयल से, है ना, आप बना रहे हैं क्या नाम है कि NCERT से, आप बना रहे हो T.S. अग्रवाल से, किसी भी बुक से बनाते कॉन्सेप्ट हम डेवलप कर लेते हैं अपने पास, तो किसी भी बुक से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, तो समझते हैं छोटा सा बात कि सेंट्रल सेल्स टैक्स पहले है क्या, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, CST। देखिए, जब हम सपोज आप हो बिहार स्टेट में, कहाँ है आप? बिहार में, और आप गुड्स बेचना चाह रहे हैं कहाँ पर? दिल्ली में। अगर आप बिहार में हैं और आप बिज़नेस कर रहे हैं बिहार से, और सपोज आपने गुड्स सेल किया दिल्ली स्टेट के किसी बिजनेसमैन को, ठीक है, या आप बिहार में हैं और किसी अदर स्टेट से, दिल्ली से हो, झारखंड से हो, यूपी से, MP से गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो। इंपोर्ट कहना गलत होगा यार, सिंपली कहूँगा मंगा रहे। इंपोर्ट क्योंकि अलग अलग कंट्री के कॉन्सेप्ट में इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट आता है। तो मैंने बोला सिंपल कि बिहार में आप हैं, आप दिल्ली से गुड्स मंगवा रहे हो। डैट मीन्स कि अगर आप इंटर स्टेट परचेज या सेल कर रहे हो, तो सबसे पहला बात तो आपको पता होना चाहिए, इंटर स्टेट परचेज या सेल कर रहे हो। इंटर स्टेट का मतलब होता है बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट। क्या मतलब होता है? बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट। और एक वर्ड आएगा आपके सामने इंट्रा, आगे जब मैं वर्ड समझाऊंगा आपको तो वहाँ पर आएगा इंट्रा स्टेट। इंट्रा का मतलब होता है विद इन सेम स्टेट। इंट्रा का मतलब है विद इन सेम, और जब स्टेट आ गया तो क्या बोलेंगे? विद इन सेम स्टेट। मतलब आप बिहार में हैं और बिहार में ही आप सेल परचेज कर रहे हो, तब वहाँ कॉन्सेप्ट आता है इंट्रा स्टेट का, जहाँ पे वैट को पढ़ते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में पढ़ते हैं। अभी क्या है? सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो CST वहीं पे इस कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसको समझते हैं, जहाँ पे आप सेल परचेज किसी अदर स्टेट से कर रहे हैं, सेम स्टेट में नहीं कर रहे हैं, तभी हम CST को पढ़ते हैं। और अलग अलग स्टेट की जब बात आती है तो उसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट परचेज और सेल। वहीं पे हम कैलकुलेशन किसका सीखते हैं? सेंट्रल सेल्स टैक्स का। ठीक है, अब देखो एक चीज़ है क्या, अगर आप गुड्स, इसको मैं कंसेप्ट को थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हो अदर किसी स्टेट से, आप बिहार में हैं, तो गुड्स जब परचेज करते हैं तो वहाँ जो भी CST लगता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वो हमारे परचेज पे कॉस्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? कॉस्ट। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 10,000 रुपये का गुड्स खरीदा और उस पर लिखा हुआ है 8% CST पे करना है, तो 10,000 का गुड्स हो गया और 8% यानी कि 800 रुपये, तो यानी कि 10,800 रुपये। 10,000 का गुड्स प्लस उस पर कहा जाएगा 8% CST पे करना है, तो टोटल गुड्स का वैल्यू कितना हो गया आपके पास? 10,800 का। दिस इज योर टोटल कॉस्ट। इसका मतलब ये हुआ, जब भी आप परचेज करोगे उसमें, उस परचेज के कॉस्ट में ये CST का जो भी वैल्यू निकल के आएगा वो इसके कॉस्ट में ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो CST जो भी निकल कर आया परचेज में ऐड करते हैं, तो परचेज में मैंने ऐड किया तो कितना होगा टोटल परचेज का वैल्यू? 10,800। एक बात तो ये हो गया परचेज के सेंस में। दूसरा क्या हो सकता है, आप सेल कर रहे हो, आप बिहार में किसी अदर स्टेट में आपने सेल्स किया, सपोज आपने 1,00,000 रुपये का गुड्स सेल किया और उस पर भी सपोज मैंने बोल दिया 8% CST। तो देखो, आपको ध्यान क्या रखना है, सेल के टाइम में आप जो भी CST कलेक्ट करोगे 1,00,000 रुपये पे 1,00,000 8% अगर बोले तो 8,000 होता है, यानी कि CST कितना हो गया? सेंट्रल सेल्स टैक्स 8,000 रुपये। तो सेंट्रल सेल्स टैक्स जो आपके पास आया, इस सेंट्रल सेल्स टैक्स को आपको जमा करना है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट को जमा करना है।
इसका मतलब सेल्स पे जो आप CST कलेक्ट कर रहे हो वो एक तरह का आपके लिए लाइबिलिटी है। क्यों है लाइबिलिटी? क्योंकि आप 1,00,000 रुपये पे 8% के हिसाब से 8,000 CST कलेक्ट जरूर कर रहे हो, बट वो आपका अपना पैसा नहीं है। यू हैव टू डिपॉजिट दिस अमाउंट टू द गवर्नमेंट अकाउंट। जब फाइलिंग करते हैं ना अपने अकाउंट्स का फाइनलाइजेशन, तो वहाँ टैक्स का कैलकुलेशन होता है और जाके गवर्नमेंट के अकाउंट में हमें जमा करना होता है। तो ये आपका अपना तो है नहीं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह का लाइबिलिटी है। क्या है? लाइबिलिटी। तो आपने जितना भी कलेक्ट किया बाद में आपको ये गवर्नमेंट के पास जमा करना होता है, तो ये लाइबिलिटी हो गया। इस केस में, परचेज के केस में, सेंट्रल सेल्स टैक्स आपके लिए एक तरह का कॉस्ट होता है। क्या होता है? कॉस्ट। कैसे निकला था? 10,000 रुपये का परचेस किया था, इस 10,000 पे 8% जो निकाला तो 800 रुपये हो गया। तो टोटल कॉस्ट प्राइस है, टोटल परचेज वैल्यू हो गया आपका 10,800 का। ये बेसिक सा बात है एकदम CST के रिगार्डिंग। अब हम सीखते हैं अपने क्वेश्चन को अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं और समझते हैं। इस बात को नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, और अच्छे से वीडियोज़ को बार बार देखोगे तो क्लियर कट हर बात समझ में आने वाला है। चलो, तो इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, आगे हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। वैट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी मैं CST डिस्कस कर रहा हूँ, उसी का क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे भी सामने में है। ठीक है सर, चलो आगे क्या है। सबसे पहला लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम राघव फॉर ₹40,000 एंड पेड सेंट्रल सेल्स टैक्स कितना? 8%। तो अगर मैं एंट्री की बात करूँ, मैंने बोला जर्नल एंट्री क्या होगा, है ना। तो सबसे पहला क्या होगा, राघव से परचेज किया गया कितने रुपए का भाई? 8,000 रुपये का। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये तो 40,000 है ना, 40,000 का, और 8% इस पे CST। तो पहले 40,000 तो ये हो गया, और 40,000 का 8% अगर निकालते हो तो वो होगा आपका 3,200। तो टोटल परचेज आपके लिए टोटल कॉस्ट कितना लागत हो गया? 43,200 रुपये का। तो मैंने बोला परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, और राघव से परचेज करे, कैश में एंट्री तो होगा नहीं क्योंकि राघव का नाम है सिर्फ, तो उधार का एंट्री है, तो आपने लिखा टू राघव अकाउंट। दिस प्लस दिस कितना हो गया? 43,200, 43,200। चलो, पहला हो गया। दूसरा क्या है? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000, 60,000 रुपये का गुड्स है, तो आपने लिख लो कि 60,000 रुपये का कोई गुड्स आप सोल्ड कर रहे हो। टू दिनेश फॉर कैश एट ए प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन कॉस्ट। तो पहले जितना लिखा हो उसको कर लो, मतलब इतने का आपके पास गुड्स है जिसका लागत है, कॉस्ट है 60,000, इस गुड्स पे आपको 40% चाहिए। ये तो होता ही बात कि भाई ये मार्कर अगर मैंने लाया सपोज 20 रुपीज़ में, तो मेरी लागत कितना हो गया? 20 कॉस्ट हो गया मेरे लिए, तो क्या मैं इसे 20 में ही बेच दूंगा? नहीं, मैंने बोला कि मुझे 5 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, तो 20 का लागत, 5 का प्रॉफिट, तो मैं सेल कितने में करूँगा? 25 में करूँगा। ठीक बात है। उसी तरह इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई गुड्स है जो कि बेचा जा रहा है दिनेश को फॉर कैश में 60,000 रुपये गुड्स को, 40% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट का मतलब होता है जो दाम है उस पर 40% प्रॉफिट चाहिए। तो यानी कि 60,000 का अगर 40% आप निकाल लो, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, 6 4 जा 24। इसका मतलब ये हो गया 60,000 के गुड्स पे आपको 24,000 का प्रॉफिट चाहिए। तो दिस प्लस दिस कितना हो गया? 84,000 हो गया। यानी कि जब सेल करोगे तो इतना में करोगे, यानी कि सेल करके इतना पैसा आना चाहिए। बट कुछ आगे लिखा हुआ है लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो 20% ट्रेड डिस्काउंट जो है भाई, तो आप गए बेचने में इतने रुपए में, बट आप बोल रहे हो इस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 20% इसमें से माइनस भी तो करना पड़ेगा। तो 80,000, भैया 84,000 का 20% आप पहले माइनस करोगे इसमें से, तो निकालो पहले कितना होता है। ये गया, ये गया, ये कितना हो गया? 0 0, ये हो गया 8, और ये हो गया, यानी कि 16,800 रुपया को क्या करना होगा? इसमें से माइनस करना होगा। तो कर देते हैं। तो मैंने बोला चलो 16,800 इसमें से माइनस करो। 0 0, 10 में से 8 गया 2, 13 में से 6 गया 7, 7 में से गया 6। ठीक है भाई, इसका मतलब फाइनली फिर से समझ लो, लागत इतने का था, इतने पे
40% का प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट ये हुआ, तो दिस प्लस दिस बिकम सेल्स। बट जब इतने में बेचने गए तो 40% का डिस्काउंट जो कि आया 16,800 यहाँ पे आया, तो उसको मैनेज करना होगा। डेट मीन्स फाइनली इतना आपको मिलना चाहिए। अब देखो एक चीज़ और क्या लिखा है, एंड 8% सेंट्रल सेल्स टैक्स। कैरेज के बारे में आगे लिखा है, इसको बाद में भी डिस्कस करें। जितने का फाइनल वैल्यू सेल्स का बनेगा ना उस पर ही CST निकलेगा, सेंट्रल सेल्स टैक्स। अगर इसका 8% निकाल लो तो क्या होगा भाई, ये कटा क्या बचा, 8 × 16 कैरी 1, 8 × 7 50, 8 × 7 56, हिंदी में बोल देता हूँ, मुझे हिंदी में अच्छे से याद है। 8 × 7 56, 56 एक कितना होता है इधर 57, तो 5 कैरी बचा, 8 × 48, 48 5 53, यानी कि सेंट्रल सेल्स टैक्स आपके पास इतना आएगा जो कि बाद में गवर्नमेंट को जमा करना होगा। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, आप ये भी कलेक्ट करोगे, ये भी कलेक्ट करोगे कैश में, यानी कि आपने बोला कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट। मैंने बताया था ना, ये जो एक तरह का यहाँ पे क्या है, CST सेंट्रल सेल्स टैक्स, जो कि लाइबिलिटी होता है। तो यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई, सेंट्रल सेल्स टैक्स कितना 5376, तो आप लिख दो 5376। ये इतने पे, ये तो सेल्स आपको कलेक्ट होना ही है कैश में, प्लस ये कलेक्ट हुआ है, तो उसको मैंने अलग से लिख दिया। और ये लिख दो कितने रुपए का, ये 67200, इस दोनों को ऐड कर दो, वहाँ आपके कैश में कलेक्ट हो जाएगा। तो 67200 5376 5376, 6 7 3 2 5 7 5 12 2 7 72 576, ठीक है। तो देखो इस टोटल कैश में इतना रुपया CST का है, तो इसमें से जो ये वाला अमाउंट इसमें है मौजूद, तो आप उतने रुपये बाद में गवर्नमेंट को जमा कर देते हो, ठीक है। इसमें एक और एंट्री लिखा हुआ है कुछ बात, एंड पेड कैरेज 500 नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर। इसका मतलब क्या होता है, अब सेल्स किया तो हो सकता है कि हम सामने वाले को गुड्स उसके घर में या जहाँ पे भी लोकेशन वहाँ डिलीवर करवा रहे हैं, तो कैरेज पे कर रहे हैं। क्या पे कर रहे हैं, कैरेज। और ये कैरेज हम बोल रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि हम कस्टमर से नहीं लेंगे। कस्टमर से नहीं लोगे भाई तो आपको पे करना होगा, सिंपल सा बात है। तो सेकेंड का A नंबर ये एंट्री हो गया और B ये हो गया। तो कैरेज आउटवर्ड, जब सेल के टाइम हम कैरेज पे करते हैं तो उसे आउटवर्ड बोलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ कैरेज आउटवर्ड लिखा है। कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट, कैश पे किया तो कैश अकाउंट कितना 500, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री था ये वाला। चलो आगे क्या है, थर्ड नंबर, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 45,000 टू मोनोज एट अ प्रॉफिट ऑफ 33 होल 1/3% ऑन कॉस्ट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। अभी तक बात सेम है, बट दोनों में डिफरेंस देखो तो सब सिर्फ ये डिफरेंस है कि वहाँ कैश में सेल किए थे, सेकेंड वाले में, थर्ड में मोनोज को बेच रहे, तो कैश में सेल नहीं किया, उधार में बेचा है, ठीक है। 80% का प्रॉफिट है, 20% का ट्रेड डिस्काउंट है, और 8% सेंट्रल सेल्स टैक्स भी है और कैरेज भी है। तो सबसे पहले तो इस काम को आप कर लो, इसको इरेज कर देता हूँ। क्या कर लो भाई, ये जो 45,000 का आपके पास गुड्स है, इसका दाम, जिसका कॉस्ट 45,000 है, उसे प्रॉफिट कितना चाहिए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100/3। क्या लिखूँगा, और परसेंटेज यहाँ से हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आएगा ना, यही लिख देता हूँ इससे अच्छा। तो ये कट गया, ये हो गया 15,000, यानी कि 45 का गुड्स था, उस पर आपको प्रॉफिट चाहिए 15,000 का, तो सेल्स करोगे तो कितना पैसा आपके पास आना चाहिए, 60,000 आना चाहिए। बट आप लिखा हुआ लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो उसका 20% कितना हो जाएगा, 12,000, तो माइनस कर दो तो कितना हो गया, मतलब आपको चाहिए 48। CST जब भी कैलकुलेट होगा, सेंट्रल सेल्स टैक्स, जो भी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होके आया, और अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो उसको माइनस कर दो, फिर जो बचता है उस अमाउंट पे CST कैलकुलेट होता है हमेशा। यहाँ पे लिखा हुआ है 8% का सेंट्रल सेल्स टैक्स चार्ज किया जा रहा है, तो 8% कैलकुलेट कर लो इसका पहले। तो आप ये गया कितना है, 0 8 64 4 कैरी 6 8 चौका 32,
है ना, 32 और 6 38। डेट मीन्स देखो इसको मैं फिर से लिख देता हूँ इस अमाउंट को, यानी कि 48,000 रुपये तो कलेक्ट करोगे आप, प्लस क्या कलेक्ट करना आपको 3840, ये चल जाएगा गवर्नमेंट के पास, कलेक्ट जरूर करोगे लेकिन जाएगा किसके पास, गवर्नमेंट के पास। और क्या लिखा हुआ है, एंड पेड कैरेज 400 टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर। इस बार देखो ये जो कैरेज 400 रुपये का, इस बार हम कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में कस्टमर से कलेक्ट नहीं किया था, इसलिए आपने खर्चा पे किया था तो कैरेज आउटवर्ड टू कैश। इस बार कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ जितना भी आपने सेल किया है इतना सेल किया है, और ये CST कलेक्ट करोगे तो अभी 400 रुपये जो कस्टमर से कलेक्ट करने की बात हो रही, टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर, मतलब आप कस्टमर से ये भी कलेक्ट करोगे, मतलब कहने का ये टोटल कस्टमर से आपको मिलेगा। तो यहाँ मनोज भाई साहब है, कैश में तो बेचा नहीं है, तो इतना तो मनोज आपको पे करेगा, तो मनोज तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा। तो लिख लो मनोज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू सेंट्रल सेल्स टैक्स टू कैरेज आउट वर्ड, है ना। कैरेज आउट वर्ड में कितना रुपया है, 400 रुपये, यहाँ लिख दो। सेंट्रल सेल्स टैक्स कितना है, 3840 लिख दो, और सेल्स का वैल्यू कितना है, 48,000 लिख दो। तीनों को जोड़ दो, उतना रुपये से मनोज हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा। तो 48,000 ये हो गया, और ये 38 40 40 8 8 11 1 5 और 400 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, दो लिख ही दो इसको, 40 8 12 2 2 5 52,240 रुपये से मनोज आपके लिए क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। ठीक है, ये पैसा आपका अपना, ये पैसा गवर्नमेंट को जमा करना होगा, और ये पैसा आप कलेक्ट कर ही रहे हो, तो ये तो आपके पास रह जाएगा और ये गवर्नमेंट को बाद में जमा हो जाता है। ठीक है, चलो और क्या है आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ लिखा है पेड बाय चेक ₹6,000 एज फायर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर अ पीरियड ऑफ 12 months स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2022, फाइनेंशियल ईयर क्लोजेज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। देखो चेक से पे करो मतलब बैंक से पे कर रहे हो, कितना रुपया, मतलब बैंक अकाउंट से आपके कटेगा पैसा 6,000 रुपया। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, पर लिखा 12 महीने का, ये खर्चा आपने पे किया 12 मंथ्स के लिए। कितने मंथ्स के लिए, 12 मंथ्स के लिए। तो अगर मैं बोलूँ पर मंथ का कितना खर्च लगा होगा, तो 12 पंचे 60, यानी कि हर मंथ का फायर इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, 500 रुपया। पहला बात तो ये, लेकिन लिखा क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई। तो ये जो पेमेंट किया है ये 1 जुलाई से काउंट होगा पेमेंट, और हर साल जो अकाउंट्स क्लोज होता है वो 31 मार्च को क्लोज होता है। तो भाई आपने 12 महीना का पे किया है इस डेट को, इस डेट से जोड़ेंगे ना, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई, तो इस डेट से जोड़ो, इस डेट से जोड़ो अगर, तो क्या होगा, जुलाई पूरा यहाँ से जोड़ लिखो, देखो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, इसका मतलब आपने जून तक का पे किया है। नेक्स्ट ईयर मतलब कि यहाँ आपने पे किया, बड़ी कब तक का पेमेंट है, 6,000 रुपया, जून 2023 तक का पेमेंट है, जून एंड तक का पेमेंट है। बट अकाउंट क्लोज होता है 31 मार्च को ही भाई, कब क्लोज होता है, 31 मार्च। तो अकाउंट फाइनलाइज इसी डेट को होना है। इसका मतलब आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का भी कुछ पे किया है, इसके बाद के लिए पे किया भी है ना इसमें। क्यों समझ में आ रहा है ये बात, क्योंकि इस डेट से पेमेंट किया है और इस डेट से 12 महीना तो आता है भाई जून तक, और अकाउंट क्लोज होता है 31 मार्च को। डैट मीन्स कि आपने एडवांस में भी कुछ पे कर रखा है। तो कितने महीने का, अगर मार्च से जोड़ो, ऐड करो, सोचो मार्च तक तो इस साल का पेमेंट है, बट अप्रैल मई जून यानी कि 3 मंथ्स का, हम मार्च से जून पे जाएं तो कितने मंथ का, 3 मंथ्स का, यहाँ है ना 3 मंथ्स, ये 3 मंथ्स का एडवांस पेमेंट है, यानी कि प्रीपेड है यहाँ पे 3 मंथ्स का। तो 1 महीने का 500 है, तो 3 महीने का अगर प्रीपेड पे किया है तो यानी कि आपने प्रीपेड में फायर इंश्योरेंस का 1,500 रुपया पे कर रखा है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट बात था ये तो भाई। तो जितना आपने एक्चुअल में खर्च किया है इस साल का, उससे हम लिख सकते हैं इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, या फायर इंश्योरेंस भी लिख सकते हो। जितना आपने प्रीपेड किया उससे हम लिख देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। और टोटल आपने खर्च कर दिया, मतलब बैंक से आपके कट गया तो बैंक अकाउंट, बैंक से टोटल कट गया कितना रुपया, 6,000 रुपया। एडवांस कितना पे किया, 1,500 रुपया, मतलब उसको प्रीपेड बोल रहे हैं ना। 3 मंथ्स का कैसे निकला, टोटल को मैंने डिवाइड किया 12 से, तो हर मंथ का आया 500, तो 3 मंथ्स का एडवांस यानी कि 500 इंटू 3, तो 3 मंथ्स का एडवांस यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो लास्ट एंट्री क्या है, स्पेंड 300 फॉर रिफ्रेशमेंट ऑफ ए कस्टमर। देखो कस्टमर लोग दुकान में आते हैं तो हम क्या करते हैं उससे, कभी चाय पानी नाश्ता, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा खर्च है 300 रुपये, कोई बात नहीं। तो कस्टमर के ऊपर खर्च किया तो आप इसे क्या बोल सकते हो, एक्सपेंसेस बोल सकते हो, या छोटे मोटे खर्च बोल सकते हो, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे सन्ड्री एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस। टू कैश में खर्च किया है तो कैश अकाउंट, कितने रुपए, 300 रुपये। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो मैं इस बात को आई होप कि आपको समझ में ये आया होगा। एक दो बात जो कि मैं फिर से बताना चाहूँगा, ये हमें पहचानना कैसे है कि कितना एडवांस है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना, 1-2 बार 3 बार 4 बार। और सेल्स टैक्स के रिगार्डिंग ये पूरा कॉन्सेप्ट था, क्वेश्चन उसमें भी बेस्ड था, तो इसे आप जरूर देखेंगे 2-4 बार, तो तभी जाकर आपको क्लियर अच्छे से हो जाएगा। किसी किसी बच्चों को फर्स्ट एक ही बार में क्लियर हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और से क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।